जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर मोगरे और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट, नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्ज़ाम। आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप पीडीएफ के लिए मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल नीश या फिर नीज के बारे में। अब ऑर्गेनिज्म जो सेम या सिमिलर इकोलॉजिकल नीश एडॉप्ट करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में, उसे इकोफिन कहा जाता है। दूसरा है कि जो स्पीशीज ब्रॉड इकोलॉजिकल नीश इसके साथ होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है ये पहचानना है। अब यहाँ पर अगर हम पहला देखते हैं तो ये गलत होता है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी गलत होता है। इसलिए दोनों गलत रहने की वजह से जवाब रहेगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक भी सही नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इकोलॉजिकल नीश मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फिजिकल उसी के साथ साथ जो फंक्शनल रोल है वो भी उनका खुद का एक इंडिविजुअल होता है। मतलब कि अब कोई इकोलॉजिकल नीश जो है वो सेम नहीं हो सकता है किसी दो ऑर्गेनिज्म का, मतलब इसका पूरा फंक्शनल रोल अलग रहेगा और उसी तरीके से जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई की है वो भी अलग रहेगी और उसी तरीके से जो दूसरा है उसका भी जो फंक्शनल रोल है वो पूरी तरीके से डिफरेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो इकोलॉजिकल नीश है उसमें ऑर्गेनिज्म सिर्फ फिजिकल स्पेस जो है वो सेम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, लेकिन जो फंक्शनल रोल है वो भी उनका एक इंडिविजुअल होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम या फिर सिमिलर इकोलॉजिकल नीश जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं दूसरे जियोग्राफिकल रीजन्स में, उसे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं, ना कि इकोफिन्स, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था कि इसे इकोफिन्स कहते हैं। इकोफिन्स नहीं बल्कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। और दूसरा आता है कि इकोफिन्स मतलब क्या है, तो ये रेंज है जो फिनोटाइपिक मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं जीनोटाइप की वजह से। मतलब एक जीनोटाइप प्रोड्यूस करता है जो भी उसका लिमिटेड हैबिटेट है उसके अंडर में, तो ये जो है इसे हम इकोफिन्स कहते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा है वही यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मैच द पेयर में भी इसे इंक्लूड किया है। तो इकोलॉजिकल नीश या फिर नीज ये क्या है, तो ये इंक्लूड करता है फिजिकल स्पेस जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है, उसी के साथ साथ जो फंक्शनल रोल है जो ऑक्यूपाई करता है कम्युनिटी में, उसे इकोलॉजिकल नीश या फिर नीच कहते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स सेम या फिर सिमिलर इकोलॉजिकल नीश ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में, उसे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। और तीसरा आता है कि जो रेंज होती है फिनोटाइपिक मॉडिफिकेशन की, जो प्रोड्यूस किया जाता है एक जीनोटाइप के द्वारा, उसकी जो लिमिटेड हैबिटेट है उसके अंडर में, जहाँ पर जो जीनोटाइप है वो नेचर में फाउंड होता है, तो उसे हम इकोफिन कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने लास्ट इसमें एक्सप्लेनेशन में ही देखा है कि इसके तीनों एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जवाब क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट इसमें देखा था वही यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो सेरल कम्युनिटी है उनके बारे में दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लिथोस्फीयर मतलब कम्युनिटी ऑफ रॉक। दूसरा आता है जीरोसिड्स, तो ये ड्राई एरिया जो होता है, ड्राई एरिया की कम्युनिटी वो कहा जाता है। और सैमोसिर ये सलाइन बॉडी जो है उसकी कम्युनिटी को कहा जाता है। और हाइड्रोसिर ये जो वाटर की कम्युनिटी है उसे कहा जाता है। अब देखिए हाइड्रो है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब क्या है, पानी से रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ वाटर ये बिल्कुल सही हो जाता है। रॉक है, रॉक फंक्शन जो हमारे अर्थ के अंडर में है उसे हम कहते हैं। तो लिथोस्फीयर आपको पता होगा, तो यहाँ पर लिथोस्फीयर है, तो ये किसके बारे में रहेगा, कम्युनिटी ऑफ रॉक के बारे में रहेगा, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। और ज़ेरोसिर जो है ये ड्राई एरिया
ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। और ये जो है सैमोसिर, ये गलत हो जाता है, सलाइन बॉडी से रिलेटेड नहीं होता है। जवाब रहेगा 1, 2, 4, मतलब सी जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिथोसिर जो है ये है कम्युनिटी ऑफ रॉक, और ज़ेरोसिर ये है कम्युनिटी ऑफ ड्राई एरिया, सैमोसिर ये है सैंड, और हाइड्रोसिर ये वाटर, और हेलोसिर ये है सलाइन बॉडी। तो यहाँ पर हेलोसिर जो है ये सलाइन बॉडी का, ये पांचों पता रहने चाहिए। मैथ्स द पेयर में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करता है इसे, ये एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। और तीसरा है कि जो 2020 में होने वाला है वो भारत में कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपने जो करंट अफेयर है प्रॉपर तरीके से देखे हैं तो 2017 का जो है वो हमें भारत में देखने को मिला था, है ना। तो इसीलिए 2020 जो है वो भारत में कैसे हो सकता है। तो जब पिछला वाला जो है वो भारत में हो रहा है तो नेक्स्ट वाला जो है वो कहीं और होगा, तो ये हो रहा है फ्रांस में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी से हम दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब ये जो है ये तो गलत हो जाता है। अब दूसरा देखिए, जब 2017 में लास्ट वाला हुआ था, 2020 में नेक्स्ट हो रहा है, मतलब गैप कितनी है, 3 ईयर्स की है ना। मतलब क्या है, 2018 में तो हमें देखने को नहीं मिला है ये, इसीलिए यहाँ पर एनुअली जो है ये तो नहीं हो सकता है। 3 साल में एक बार होता है, 3 ईयर्स में, तो ये भी गलत हो जाता है। और पहला जो है ये बिल्कुल सही है। जवाब क्या रहेगा, जवाब रहेगा B1 ओनली। मगर यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो बोला गया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 और 3, मतलब डी जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 साल में एक बार ये कंडक्ट किया जाता है, और 2017 का जो है भारत में हुआ था, 2020 का फ्रांस में हेल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सेम पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है सी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1956 का, उसके द्वारा। अब देखिए, गवर्नर जो है वो हर स्टेट के लिए रहने चाहिए। अब गवर्नर जो है उनके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो वही सब है कि सिटीजन रहना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, वही पूरे के पूरे क्वालिफिकेशन जो है वो दिए हुए हैं। अब वहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अपॉइंट कौन करता है, तो जो राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। अब देखिए, इसमें कैच ये भी एक है कि जो गवर्नर है वो उस स्टेट के नहीं रहना चाहिए जिस स्टेट के वो है। मतलब महाराष्ट्र का अगर कोई इंसान है तो महाराष्ट्र का गवर्नर नहीं बन सकता है। अब ये हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कन्वेंशनली चल रहा है, इस तरीके का हम फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट इस तरीके का पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन नॉट बी द पर्सन ऑफ द सेम स्टेट। तो ये जो है ये गलत रहेगा, क्योंकि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो रह सकते हैं, लेकिन ये जो कन्वेंशन है उसके तहत सेम स्टेट के जो मेंबर है वो नहीं बनते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना दिया है कि सिटीजन रहना चाहिए वो भारत के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 फैसिलिटेट करता है कि सेम पर्सन जो है गवर्नर बन सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इसमें वैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो शामिल नहीं होते हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, परचेस या फिर सेल गुड्स जो होते हैं वो हो, या फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो इसमें शामिल नहीं होता है। NBFC जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से जो बैंक है वो कर सकते हैं। और NBFC जो है वो पेमेंट या फिर सेटलमेंट सिस्टम जो होती है उसका पार्ट नहीं बन सकते हैं, और चेक भी इशू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ये आपको पहचानना है। अब देखिए, जो पहला है ये बिल्कुल सही आता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तो नॉन बैंकिंग है ना। अगर वो कर सकती थी तो उसे तो बैंकिंग में आते थे, वही अगर चेक भी इशू कर सकती थी तो बैंकिंग में आते थे, नॉन बैंकिंग में क्यों नहीं जाते थे। इसीलिए ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। जवाब क्या रहेगा, इनकरेक्ट पूछा गया, एक भी नहीं है, तो डी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 में, और ये जो लोन एडवांसेस ये सब होते हैं, एक्विजिशन ये सब इसके बारे में कुछ करते हैं। मतलब यहाँ पर ये किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी जिस तरीके से बैंक करती है, या फिर जो चेक होते हैं वो इशू नहीं कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उससे रिलेटेड जो भी होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं। NBFC जो है वो लेंड करती है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रेज करती है।
इसलिए उनका जो लेंडिंग एक्टिविटी है वो तो बैंक के जैसी ही होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उसमें डिफरेंसेस आते हैं बैंक से रिलेटेड, जैसे कि वो डिमांड डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसी तरीके से पेमेंट या फिर सेटलमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं बना सकती है, चेक इशू नहीं कर सकती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस की, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की, वो अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड बाय इंटरेक्शन, तो ये कंपटीशन में कहा जाता है। फिर वन स्पीशीज बेनिफिट्स, दूसरा जो है वो हार्म होता है अमेंसिलिज्म में। और तीसरा आता है कि वन स्पीशीज जो है हार्म होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है प्रीडेशन में या पैरासिटिज्म में। अब देखिए इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैच द पेयर में इसके क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म। और देखिए इसमें कुछ याद रखने की थोड़ी ट्रिक भी है। अब म्यूचुअलिज्म मतलब क्या हो रहा है कि आपका ही फ्रेंड, सोचिए कि आपका एक फ्रेंड है और आप हो, आपने अगर म्यूचुअली कुछ काम किया है, दोनों ने मिलकर किया है, तो ऑब्वियसली कि दोनों को फ़ायदा होने वाला है ना, दोनों को भी फ़ायदा मिलेगा, इसलिए दोनों भी यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाते हैं। अब इसके म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो गट फ्लोरा ये उसका एग्जांपल है, क्लीनिंग सिम्बोसिस है ना, उसी के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें दोनों को फायदा होता है, तो म्यूचुअलिज्म का है। फिर एक आता है कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म जो है उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरा जो है उससे कुछ भी नहीं होता है, मतलब एक उसमें बेनिफिट होगा और दूसरे को कुछ भी नहीं होगा। अब ये किस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आपका दोस्त है और आप हो। अब आपका जो दोस्त है वो किसी कंपटीशन में खड़ा है, उसे फ़ायदा हो सकता है वो जीत गया तो, और उसे नुकसान हो सकता है वो हार गया तो, लेकिन आपको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जीते या हारे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उसे चीयर अप कर रहे हो कि कम ऑन तू कर सकता है, कम ऑन तू कर सकता है, कम ऑन। तो ये कम ऑन कमेंसलिज्म। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आपके दोस्त को आपके चीयरिंग करने की वजह से फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, आप अनअफेक्टेड हो, तो ये कमेंसलिज्म होता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब क्या है, दोनों न्यूट्रल रहते हैं, दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों को फायदा भी नहीं हो रहा है, दोनों को नुकसान भी नहीं हो रहा है। और एक अमेंसलिज्म भी आता है। अमेंसलिज्म उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्म हो जाता है, मतलब उसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आपका फ्रेंड है, अगर वो हार जाता है या फिर कुछ हो जाता है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप क्या बोलोगे, आमेन, ठीक है हार गए। तो अमेंसलिज्म इससे याद रखने के लिए सिर्फ एकदम इस पे मत जाइएगा। तो अमेंसलिज्म इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब क्या है भैया, दोनों को नुकसान होने वाला है। क्यों, देखिए अगर आपका दोस्त है और आप हो, आप दोनों अगर कंपटीशन कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि दोनों को नुकसान होगा, दोनों अगर लड़ रहे हो एक दूसरे से, दोनों को चोट आएगी। तो इस तरीके से जो कंपटीशन होती है उसमें दोनों का भी नुकसान होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों भी स्पीशीज है उसे हार्म हो रहा है इंटरेक्शन की वजह से। तो अभी हमने देखा है कंपटीशन दोनों को हार्म होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है, तो अमेंसलिज्म वो होता है क्या, अमेंसलिज्म क्या है, आपके दोस्त को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दोस्त का यहाँ पर कुछ हुआ है तो आप आमेन बोल रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके दोस्त को नुकसान हो रहा है लेकिन आप अनअफेक्टेड हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गलत हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं वन स्पीशीज हार्म अदर इज अनअफेक्टेड, हार्म हो रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड है, प्रीडेशन पैरासिटिज्म थोड़ी हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। जवाब क्या रहेगा, वन ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन मतलब दोनों भी स्पीशीज जो है उसे हार्म हो रहा है इंटरेक्शन की वजह से। अगर सेम फूड है उसके लिए कोई लड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ प्रीडेशन और पैरासिटिज्म जो है एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरा जो है हार्म होता है, क्योंकि आप अगर देखोगे शेर जो है वो प्रीडेटर है ना। तो इस तरीके से याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि उसने किसी को मार दिया तो एक शेर जो है उसे तो फायदा हुआ, दूसरा जो है मर गया, उसे नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर अमेंसलिज्म मैंने अभी आपको बताया कि एक हार्म होता है और एक अनअफेक्टेड रहता है। अब अमेंसलिज्म ऐसा कौन सा है एग्जाम्पल हो सकता है, ट्री शेड मतलब क्या है, झाड़ इतना बड़ा होता है, उसके जो शेड है उसके नीचे जो भी होते हैं उसे धूप मिलती नहीं है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है तो मर जाते हैं। तो ये तो झाड़ अनअफेक्टेड है लेकिन ये इनका नुकसान हो गया है, मर गए। फिर न्यूट्रलिज्म कुछ हार्म कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।